एक बार जोरदार तालियां बजा दें कि वो बंद नहीं करे आगे, जोरदार एक बार उनको। ₹1.60 मेरे पास था, मेरे भाई से ₹1.60 मैंने उधार लिया, भाई को लालच दिया कि भाई तू मुझे ₹1.60 देगा तो 3 महीने में मैं तुझे ₹1.90 दूंगा। और मैंने भाई को प्लान समझाया कि मैं 5वीं क्लास से पता लगा रहा हूं कि पतंग की दुकान कैसे लगाई जाती है और होलसेलर कहां पर है, और मैं पता करके आया हूं कि जो 5 पैसे में पतंग मिलती है होलसेल में उसकी रेट क्या है। और मैंने ये भी पता लगा लिया है कि यहाँ से 4 किलोमीटर तक एक भी पतंग की दुकान नहीं है। और मैंने ये भी पता लगा लिया है कि लगभग 200 बच्चे गर्मी की छुट्टियों में पतंग उड़ाते हैं। और मैंने ये सोच भी लिया है कि 150 बच्चे भी अगर मेरे पास आए तो इतनी पतंगे मेरी बिकने वाली है, और इतनी पतंगे बिकेगी तो मेरा इतना प्रॉफिट हो जाएगा, और इतना प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं ₹1.60 दे तो मैं 3 महीने में ₹1.90 दे दूंगा। 6वीं क्लास में इतना जबरदस्त प्लान मैंने अपने भाई को बताया कि मेरे भाई ने 8वीं क्लास में होते हुए मुझे ₹1.60 उधार दे दिया। ₹3.20 से मैंने अपनी पतंग की दुकान लगाई। और आपको आश्चर्य होगा भाई साहब, मैंने अपने पैसे को मात्र 3 महीने में डबल कर दिया, वो भी 6वीं क्लास में। कितने महीने में? कितने महीने में? डॉक्टर साहब, अभी आपके पास ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें 3 महीने में पैसा डबल हो सकता है? 3 साल में भी डबल की गारंटी नहीं। हमने ये कारनामा कितने महीने में किया? वहां से हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी चालू हुआ जो कभी रुका ही नहीं। उसके बाद आम बच्चों की तरह हम रिएक्ट करते ही नहीं थे। आम बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे, होली में कलर लगाते थे, दिवाली में पटाखे चलाते थे, राखी पर राखी बंधवाते थे, लेकिन हम सबकी दुकान लगाते थे। हेलो, राखी पर राखी की दुकान, पटाखों पर पटाखे की दुकान, होली पर कलर की दुकान, हर जगह पर हम हर अपॉर्चुनिटी को करते थे पूरी। और मजे की बात है, 9वीं क्लास में हमारी टीचर की इनकम और हमारी इनकम बराबर होती थी। कौन सी क्लास में? 9वीं क्लास। टीचर फुल टाइम टीचिंग करता था तो जितनी उसकी सैलरी थी ना, हम पार्ट टाइम में पर मंथ उतने पैसे कमाते थे। 10वीं क्लास में आते आते पैसे कमाने की भूख और बढ़ गई। हमारे को कोई गाइड करने वाला नहीं था, पिताजी ने कभी बिजनेस किया नहीं था, दोस्तों ने कभी बिजनेस नहीं किया था, तो हमें यह पता नहीं था कि 1 नंबर का काम क्या होता है, 2 नंबर का काम क्या होता है। हमें एक ही बात का पता था कि पैसा जहां से भी आता हम काम करेंगे। उस समय एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी थी हिंदुस्तान में, हमने उनको ब्लैक करने का बिजनेस चालू कर दिया। प्लान मोहन जी अभी बताते होंगे आप, हम प्लान ना 11वीं क्लास से ही बताना चालू कर दिए। बड़ी फैमिली और छोटी फैमिली में अंतर करके छोटी फैमिली को प्लान समझाते थे। भाई साहब, सरकार तुम्हें 2 सिलेंडर महीने के देती है, इस्तेमाल तो तुम एक ही करते हो, सरकार से दोनों ले लो और एक हमें दे दो, तो जो भी रेट है उसके अतिरिक्त 100 रुपया तुम्हें हम देंगे। 100 रुपया एक्स्ट्रा में सिलेंडर ले लेकर 150 रुपये एक्स्ट्रा में हम सिलेंडर बेच देते थे और हमारा कारोबार चल पड़ा। 1000-1500 रुपये पर मंथ हम उस जमाने में कमा लेते थे। 11वीं 12वीं क्लास में आते आते हमारा सीना 3 इंच बाहर निकल गया। कितना इंच? 3 इंच। लोग कहते हैं जिम में जाने से सीना बाहर निकलता है, हम कहते हैं पैसा कमाने से भी निकलता है, कमा के देखना है। भीलवाड़ा में जो एलपीजी सिलेंडर का डीलर था ना, उसके ऑफिस में घुस गए बिना परमिशन। उस समय एलपीजी सिलेंडर के डीलर और पेट्रोल पंप के मालिक बड़े व्यक्ति कहलाते थे समाज में। अभी पेट्रोल पंप किसे भी मिल जाता है, लेकिन उस जमाने में पेट्रोल पंप आसानी से किसको मिलता नहीं था। हम एलपीजी सिलेंडर के डीलर के घर में घुस गए, ऑफिस में घुस गए और मैंने उनको जाते ही कहा प्रणाम नमस्कार। उन्होंने सोचा कोई कस्टमर आया है, तो उन्होंने गर्दन नीचे रखते हुए बोला प्रणाम प्रणाम, आइए बैठिए। मैंने कहा सर बैठूंगा नहीं, आपको ये बताने आया हूं कि आप मेरे आइडियल हैं, आप मेरे आदर्श हैं, आप मेरे जीवन की शान हैं, और आप जब सिलेंडर, आपके और आपके आदमी मिलकर जब सिलेंडर ब्लैक करते हैं तो उससे आपका नाम खराब होता है और मेरे आइडियल का नाम खराब हो, मुझे देखा नहीं जाता।
इसलिए मेरा निवेदन है कि आज के बाद आप एक भी सिलेंडर ब्लैक मत करिए, जो भी करना है मेरे थ्रू करिए। इतना जबरदस्त प्लान समझाया कि तुरंत उन्होंने मैनेजर को बुलाया और मैनेजर को डांट लगाई, फटकार लगाई। उल्लू के पट्टे, गधे के बच्चे, एक एक आदमी को सिलेंडर ब्लैक करता है, नाम तो मेरा ही बदनाम होता है ना। मेरा लक्ष्य है यहाँ का एमएलए बनना और तू मेरा नाम बर्बाद कर देगा, इसलिए आज के बाद मेरी कंपनी से एक भी सिलेंडर ब्लैक नहीं होगा। मुकेश कोठारी को ऑथराइज ब्लैकमेलर बना दो। और पूरे भीलवाड़ा की ब्लैकमेल की एजेंसी मुझे मिल गई। अब भीलवाड़ा में किसी को भी सिलेंडर चाहिए मुझे ही पता था। जैसे भीलवाड़ा में एमएलए को लोग जानते थे, भीलवाड़ा में मुकेश कोठारी को भी जानते थे। एमएलए को एमएलए के नाम से जानते थे और मुझे ब्लैकमेलर के नाम से जानते थे, लेकिन जानते सारे के सारे। आपके शादी ब्याह होता है तो एक सीजन में आप 3-4 बार खाना खाने जाते होंगे। पूरे भीलवाड़ा में एक भी शादी ऐसी नहीं थी जो मुकेश कोठारी के बगैर हो जाए। लोग शादी फिक्स होते ही मेरे पास कार्ड लेकर आते थे और कार्ड में मुझे सहपरिवार निवेदन देते थे कि भाई साहब सहपरिवार आना है, साथ में 4 सिलेंडर भी लाना है। क्योंकि हलवाई को गैस के सिलेंडर चाहिए थे और मेरे अलावा किसी के पास मिलते नहीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, 2-2.5 हजार रुपए महीने के कमा लेता था। मेरे प्रिंसिपल के पास लूना थी और मेरे पास टीवीएस चैंप मोपेड थी और दोनों ही एक साथ स्कूल के अंदर घुसते थे। ये हमारा रुतबा 12वीं क्लास में हुआ करता था। पढ़ना नहीं चाहता था मैं, मुझे समझ में नहीं आता था कि लोग पढ़ते क्यों हैं। पढ़ने में मेरी रुचि बिल्कुल थी ही नहीं, 1/1 कुछ भी रुचि थी ही नहीं। लेकिन पढ़ना फिर भी मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पिताजी डिफेंस के और डिसिप्लिन वाले आदमी थे। उन्होंने मुझे क्लियर कट समझा दिया, पढ़ना पड़ेगा मतलब पढ़ना पड़ेगा। अगर फेल होगा तो बार बार पढ़ाऊंगा। बीकॉम करना तो पड़ेगा, अगर 10 बार भी फेल होगा तो एक ही क्लास में पढ़ाऊंगा और मैं जिंदा रहूंगा तब तक तुझे पढ़ाऊंगा, जब तक तू बूढ़ा ना हो जाए तब तक तुझे पढ़ाऊंगा। पढ़ना पड़ेगा, या तो तू पास हो जा, या तो पिंड छुड़ाना चाहता है तो पास हो जा, नहीं तो जिंदगी भर पढ़ते रहे, खाना खाते रहे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। जब भी वो ऐसा बोलते थे तो मुझे टेंशन आ जाती। मैं सोचता था कि यार पास होना तो जरूरी है, और जुगाड़ की टेक्नोलॉजी से हम पास हो जाते थे। 5 दिन पहले किताबें खोलते थे, एग्जाम के सिर्फ 5 दिन पहले ही किताबें खोलते थे, पढ़ने के लिए नहीं, चिट बनाने के लिए कि कौन सी चिट कहाँ पर रखनी है, कहाँ रखनी है। और हम चिट बनाने के लिए किताबों को ढूंढ लेते थे। और मजे की बात है कि शुरू से ही हम एक्सपर्ट हैं कॉपी करने के, माहिर खिलाड़ी हैं कॉपी करने के, इतने माहिर थे। और यही कॉपी करने की आदत इस बिजनेस में हमें कामयाब बना दिया। हमें शुरू से ही पता है कि दिल्ली जाने के लिए खुद का अनुभव क्यों लेना है। जो दिल्ली जा चुका है उसी के पास जाकर पूछ लेना है दिल्ली जाने का सही रास्ता कौन सा है, कौन कौन सा ढाबा सही है, कहां पर खाना अच्छा मिलता है, कहां पर गाड़ी धीरे चलानी है, कहां पर गाड़ी फास्ट चलानी है। हमें खुद अनुभव लेने से क्या फायदा। लेकिन 90% आदमी ऐसे वैज्ञानिक हैं कि पहिए का आविष्कार बार बार कर रहे हैं। अरे पहिए का आविष्कार तो हो गया है, चक्के का आविष्कार तो हो गया है, तुम बार बार करके करोगे क्या। जो आविष्कार हो गया है उससे आगे चलो। वापस पुराने अनुभव लेने से कोई फायदा होने वाला नहीं। हम कॉपी करने के इतने मास्टर खिलाड़ी थे कि मैथमेटिक्स के एग्जाम में जिससे हम कॉपी करते थे उसके 95 यानी 95 नंबर आते थे, हमारे 97 यानी 97 नंबर आते थे। हंसने की बात नहीं है, सीखने की बात। और अगर आप मेरे से पूछोगे ना कैसे आते थे तो ही बताऊंगा। आप इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं आपको ऐसे शानदार फॉर्मूले आपको यहां बता के जाऊंगा, है ना। इज्जत से, प्रेम से, प्यार से पूछोगे तो बताऊंगा, बाकी किसी हालत में बताने वाला नहीं। ठीक है, आगे के 15 आदमी मेरे से पूछना चाहते हैं तो इस सेमिनार की समाप्ति के बाद इस फॉर्मूले को मैं आपको बता दूंगा। पीछे वाले नहीं पूछना चाहते हैं, आगे की बात चालू करते हैं। चलो पूछना चाहते हैं आप लोग? तो मेरे से अगर पूछना है तो तरीका बता देता हूं। डरता नहीं हूं मैं, तेते चिल्लाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार से
प्यार से पूछोगे, अररिया में मकान बना लूंगा, यहीं रहना चालू कर दूंगा। प्यार से करोगे तो, ताकत लगाने की कोशिश नहीं करो। तो मेरे से जब भी पूछना है तो ऐसे करना है, हाथ ऐसे करो, सभी लोगों को करो और बोलो बता दे बता दे बता दे बता दे बता दे मेरे भाई बता दे। बता दे मेरे भाई। ये जब भी बोलोगे तो बता देता हूं, है ना? तो पूछो, बताना है। बता दे। कुछ लोग हंस रहे हैं, बताऊंगा नहीं जब तक सारे करेंगे नहीं। बोलो, चलो बता देते हैं। आपकी इतनी रिक्वेस्ट है तो बता देते हैं। मैंने आपको कहा कि हम एक्सपर्ट हैं। क्या बोला मैंने? एक्सपर्ट है। तो हम एक्सपर्ट की ही सलाह लेते थे। मैथमेटिक्स के एग्जाम में भी पहले दिमाग लगाते थे। अगर ट्रिग्नोमेट्री में यही बच्चा होशियार है तो ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रश्न का उत्तर हम इसी से लेंगे। अगर रेखा गणित में ये होशियार है तो रेखा गणित का कोई प्रश्न आएगा तो हम इसी से कॉपी करेंगे। परसेंटेज में यह है, प्रॉफिट एंड लॉस में यह है, तो जैसा प्रश्न आएगा उसी से कॉपी करेंगे, उसी एक्सपर्ट से कॉपी करेंगे। और मजे की बात है, हम चारों की कॉपी करके चारों से ज्यादा नंबर लाते हैं, क्योंकि हम एक्सपर्ट से कॉपी करते हैं। और यही इस बिजनेस में हमारी कामयाबी का राज है। मेरी 4 अपलाइन है। फर्स्ट इज केसी छाबड़ा जी, नंबर 2 पर बीसी छाबड़ा जी, नंबर 3 पर भेरूदान कारवा जी एंड नंबर 4 प्रहलाद राय जी। ये 4 मेरी ग्रेट अपलाइन है। मजे की बात है, केसी छाबड़ा जी से हमने आंकड़े बताना सीखा, बीसी छाबड़ा जी से हमने बोलना सीखा, बातें करना सीखा, भेरूदान जी से सौम्यता हमने सीखी और प्रहलाद राय जी से कैलकुलेशन सीखकर हम चारों से सीखकर चारों से आगे निकल गए, क्योंकि हम कॉपी करने के एक्सपर्ट हैं। जैसे तैसे हम बीकॉम हो गए और अच्छे नंबरों से पास भी हो गए। भगवान कसम, उस दिन मेरे पिताजी जितने खुश नहीं थे उनसे ज्यादा खुश मैं था। क्यों? अब कोई बंधन नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो पहले जरूरी था, अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं पूरा ध्यान एकाग्र कर सकता हूं अपने बिजनेस के अंदर। लेकिन मुझे बड़ी कंपनी बनानी थी और कंपनी बनाने के लिए प्रोसीजर है, कंपनी के 0 लेवल से आपको काम चालू करना पड़ता है। तो मेरे पिताजी ने मुझे राय दी कि पहले एक नौकरी चालू कर, वहीं से तेरा अनुभव आएगा। तो मैंने प्राइवेट कंपनी में अपनी नौकरी चालू की एज ए मार्केटिंग असिस्टेंट और 750 रुपये मेरी पहली सैलरी थी। 12 घंटे तक लगातार काम करने के बाद, बहुत एकाग्रता के साथ काम करने के बाद मेरे बॉस मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा, शाबाश, वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, सबसे ज्यादा तुमने काम किया है। जो भी बीकॉम आता है उसको हम 700 रुपए सैलरी देते हैं, तुझे 750 देंगे। मुझे एकदम हंसी आई, क्योंकि मैं तो 2-2.5 हजार रुपए पार्ट टाइम में ही कमा लेता था। ये 12 घंटे की नौकरी के बाद मुझे 750 रुपए दे रहा था। मैंने मन ही मन गुस्सा आया और मन ही मन मुस्कुराया। मुस्कुराते ही मैंने एक गाना गा दिया, तेरी दुनिया में न रखेंगे कदम आज के बाद। और हमने डिसाइड कर लिया कि हमें नौकरी करनी ही नहीं। डिसाइड कर लिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। लेकिन घर पर आने से पहले रास्ते में मैं बार बार सोच रहा था, पिताजी को क्या समझाऊंगा, क्योंकि पिताजी को समझाना मेरे बस की बात नहीं थी। पूरी दुनिया को मैं समझा सकता था, पिताजी खड़ूस किस्म के आदमी थे, वो मेरी बात सुनते ही नहीं थे। तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया, माँ को अगर पटाऊंगा ना तो माँ के आगे तो पिताजी की चलती ही नहीं। तो मेरे दिमाग में फॉर्मूला आया और मैंने फॉर्मूले से काम चालू किया। सारे दुनिया के बच्चे हैं ना, माँ के थ्रू ही अपनी बात पिताजी तक रखवाते हैं, और मैंने भी यही किया। माँ इमोशन की मूर्त होती है। माँ एक ऐसी देवी होती है जो अपने बच्चे को कभी कष्ट में देखना ही नहीं चाहती। तो मेरे माँ के सामने मैंने थोड़ा नाटक करने के हिसाब से अपने बाल वाल बिखेरे ताकि लगे कि मैं परेशान हूँ। फिर मैंने पानी लिया, आंखों पे मारा ताकि लगे कि आंसू आ रहे हैं। फिर मैंने रोते रोते अपना मुंह बनाया और माँ के पास गया। माँ, ये मेरा जो बॉस है ना, मुझे 750 रुपए का समझता है। माँ, क्या मैं 750 का लगता हूँ आपको? तो मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ रख के कहा, तू तो करोड़ों का है। क्या बोला? करोड़ों का है। ये मेरी ही माँ ऐसी है कि तुम्हारी भी ऐसी?
सब तो तुम्हारी ताली तुम बजानी पड़ेगी भाई, तुम्हारी माँ के लिए, मुझे थोड़ी बजानी है। माँ तो माँ होती है। मेरी माँ ने कहा तू तो करोड़ों का है, तो मैं एकदम खुश हो गया। मैंने कहा बस अब मेरा काम बन जाएगा। मैंने सोचा कि अब पिताजी आ रहे कि नहीं आ रहे देख लेता हूं, तो मैंने पीछे घूम कर देखा तो पिताजी तो पीछे ही खड़े। पिताजी ने मुझे देखते ही कहा कि तुम माँ बेटे मिलकर प्लानिंग क्या कर रहे हो? नौकरी छोड़ने की तो प्लानिंग नहीं कर रहे हो? छोड़ने नहीं दूंगा, छोड़ने नहीं दूंगा। अगर इस घर में रहना है तो नौकरी करनी पड़ेगी। और मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा सैलरी तेरी लगी है, फिर भी तू परेशान है। अरे ये तो पहली इनकम है मेरे बाबू। इस बात से फर्क क्या पड़ता है कि अभी तू कहां है, फर्क तो इस बात से पड़ेगा कि तुझे जाना कहां है। और मैंने 750 रुपए की नौकरी को कंटिन्यू किया। मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन नौकरी भी मैं अलग तरह से करता था, आम बच्चों की तरह मेरा काम नहीं था। मैं एकाग्रता के साथ काम करता था। जब भी किसी काम को हाथ में ले लेता था तो उसे जब तक मैं पूरा नहीं करता तब तक मैं इधर उधर भी देखता नहीं। मेरे सारे कलीग अपने काम को रात को 8 बजे कंप्लीट करते थे, उसी काम को मैं शाम को 5 बजे कंप्लीट कर लेता था। 5 बजे कंप्लीट करके बॉस की ही केबिन में जाता था। अक्सर हमारा काम थोड़ा जल्दी कंप्लीट होता है तो हम गप्पे मारते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते थे। हम अपने काम को जल्दी फ्री होकर बॉस की ही केबिन में जाते थे और बॉस को कहते थे बॉस काम हो गया। बॉस कहता इतना जल्दी? मैंने कहा यस सर, चेक कर लो। तो बॉस कहता था चल ठीक है, जल्दी फ्री हो गया तो कोई बात नहीं, मेरे पास बैठ, मेरे काम में हाथ बटा। मैं जिस फाइल को जहां पर कहूं उसे जमा, जिस पेपर को जिस फाइल में लगाने के लिए कहूं लगा, और मैं बॉस के पास बैठ जाता था। बॉस सोच रहा था कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं फ्री हो गया हूं। मैं इसलिए थोड़ी गया था, मैं तो ये पता करने गया था कि मेरा बॉस ऐसा क्या करता है कि मेरा बॉस बन गया। मेरा बॉस ऐसा क्या करता है कि मेरा बॉस बन गया। अब बॉस है ना फाइल को इधर उधर देखता, मैं घूर के बॉस को देखता। इधर फाइल जमाता था लेकिन निगाहें मेरी बॉस की तरफ रहती थी। बॉस हाथ में कैलकुलेटर लेता था, उसमें क्या टाइप करता था, किसको प्लस करता था, किसको माइनस करता था, किसको डिवाइड करता था। पूरे ध्यान से देखने के बाद वो फिगर को किस रजिस्टर में लिखता था, कौन से फिगर को किस रजिस्टर में लिखता था, ये बहुत बारीकी से देखता था। 10 दिन तक लगातार एक ही बात देखने से मुझे सारा कैलकुलेशन समझ में आ जाती। फिर मैं बॉस को ही प्लान समझा देता। बॉस को धीरे से कहता बॉस आप MBA हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आप इतने बड़े आदमी हैं, इतना ज्यादा तो आपका दिमाग है, आप मेरे आदर्श हैं। मेरी जिंदगी में आपके जितना दिमाग वाला आदमी मैंने नहीं देखा। क्या आप छोटे मोटे काम करते हैं, ये काम तो हमें भी कर दे दिया करो। बॉस कहता था ये छोटा मोटा काम नहीं है, तो मैं कहता था सर मैं करके बता देता हूं आपको। बॉस को मैं 3-4 एंट्री करके बताता, बॉस एकदम खुश हो जाता। बॉस को पता चल जाता वो कि ये काम कर सकता है, तो बॉस मुझे काम बताकर खुद घूमने चला जाता। धीरे धीरे बॉस का मैं प्रिय बन गया। दैट इज कॉल्ड चमचागिरी नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया का हर अपलाइन, दुनिया का हर महान नेता, दुनिया का हर व्यक्ति अपने नीचे एक रेस्पॉन्सिबल आदमी को ढूंढ रहा है। मैं भी दूसरी तरफ सुरेंद्र वस को और ढूंढ रहा हूं। तुम भी तुम्हारे नीचे मुकेश कोठारी को ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि हम रेस्पॉन्सिबल आदमी की तलाश में। जिस दिन अपलाइन को आपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, उस दिन अपलाइन तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि तो उसी तलाश में निकली है। मिस्टर मकबूर जिन्होंने आज इस सेमिनार का आयोजन किया है, पहले आकर हॉल बुक किया होगा, अपनी जेब का पैसा लगाया होगा, लीडर आया उसके खाने का इंतजाम किया, उसके वेलकम का इंतजाम किया, लोगों की सीटें जमाने का काम किया। ये सारे काम करने से उनको एक्स्ट्रा बीवी और पीवी नहीं मिलने वाले, एक्स्ट्रा बिजनेस नहीं मिलने वाला है। ऐसा करने से वो अपनी अपलाइन के दिमाग में हाईलाइटेड हो जाएंगे। ये जिम्मेदार आदमी है, ये जिम्मेदार आदमी है, इसको पकड़ना है। जिम्मेदारी एक ऐसा मंत्र है जिसकी वजह से चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। जिम्मेदारी एक ऐसा वर्ड है जिसमें गरीब से गरीब किसान को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जिम्मेदारी
जिम्मेदारी का कोई अल्टरनेट है ही नहीं। तुम जिम्मेदार बन के बताओ, तुम्हारी अपलाइन तुम्हें ऊपर की तरफ खींच ले। अगर तुम जिम्मेदार नहीं बने तो अपलाइन कभी खींचेगी ही नहीं, क्योंकि अपलाइन को हूबहू डुप्लीकेट आज भी चाहिए। बॉस मेरा बहुत ध्यान रखता था,